हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें हम देख रहे थे कि टाइम पर जो एक्ट आए थे ब्रिटिश शासन के दौरान, उनसे हमने क्या क्या अडॉप्ट किया और वो एक्ट क्यों लाए गए थे। तो पिछली क्लास में हमने 1784 का एक्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो भारत पे द्वैध शासन लागू हो गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अलग अलग संस्थाएं बना दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक कार्यों के लिए बना दी गई, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अब देखेंगे सिर्फ व्यापारिक कार्य। पहले ये दोनों कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखते थे, लेकिन कंपनी की पावर घटाने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी। तो आज हम इस सेशन में 3 एक्ट जो देखेंगे, छोटे छोटे एक्ट हैं आज, इनमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं, इसलिए मैंने आज की क्लास में 3 एक्ट कवर करने का सोचा है। तो आप लास्ट तक इस क्लास में ज़रूर रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी नई स्टडी शुरू की है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको जो पॉलिटी सीरीज चल रही है इसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे, साथ में जो भी आपके पेपर के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि पॉलिटी के क्वेश्चन में आप दिक्कत ना फेस करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का एक्ट है वो है 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। इसमें क्या हुआ कि ये एक्ट बेसिकली जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे हमने देखा था 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये जो 1786 का एक्ट आया था, ये सिर्फ जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अधिक पावर देने के लिए लाया गया था। अब यहाँ पर 1786 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। उसने पहले शर्त ये रखी थी कि अगर मुझे मुख्य सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति क्या होता है कि जो भी जंग या युद्ध होगा उसमें जो आर्मी का लीडर होता है वो मैं ही रहूँगा, तो मैं यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आऊँगा, नहीं तो नहीं। तो कॉर्नवालिस जो है काफ़ी योग्य था, उसकी जो डिमांड थी उसको पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1786 का एक्ट लाने की सोची और लाया भी, क्योंकि वो कॉर्नवालिस को पावर दे के यहाँ का गवर्नर जनरल बनाना चाहते थे। तो इसका फिर फर्स्ट प्रावधान यही हो गया कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई। फर्स्ट प्रावधान तो ये हो गया कि गवर्नर जनरल को और पावरफुल कर दिया। दूसरा जो प्रावधान था वो भी गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाने का था। जैसे हमने देखा था कि इसकी जो सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनी थी, जिसमें पहले 4 मेंबर थे। 1784 में मेंबर घटा के 3 कर दिए गए, लेकिन उसमें भी प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल है इसको जो कार्यकारी परिषद के मेंबर हैं उसके बहुमत के आधार पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल को कोई ऐसी स्थिति लगती है, एमरजेंसी लगती है कि हाँ इसमें मैं जो कार्यकारी परिषद है उसके साथ सलाह मशवरा नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ जाके भी कोई फैसला जो है वो गवर्नर जनरल ले सकता है। तो ये 2 मेन काम हुए 1786 के एक्ट में। दोनों काम क्या हुए कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। तो यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन पेपर में ये बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ कौन था? तो क्या आंसर आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो पहला, एक तो गवर्नर जनरल था और साथ में क्या था? कमांडर इन चीफ। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो ये हमारा हो गया 1786 का एक्ट। अब हम देखते हैं 1793 का एक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1786 में चलो कॉर्नवालिस जो है पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने उसको मुख्य सेनापति बना दिया, लेकिन फिर उन्होंने 1793 का जो है एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने प्रावधान किया कि जो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति दी थी वो फिर वापस ले ली, क्योंकि इससे गवर्नर जनरल जो था वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। इसलिए जो गवर्नर जनरल की मुख्य सेनापति की शक्ति पे उसने अपना अधिकार जमाया हुआ था वो उससे फिर से छीन ली गई। तो गवर्नर जनरल का कमांडर इन चीफ पर स्वतः ही आधिपत्य खत्म हो गया, मतलब दोनों शक्तियां उसके पास थी, अब सिर्फ वो गवर्नर जनरल ही रह गए, मुख्य सेनापति जो है वो अलग से बनाया जाएगा। ये इसका हो गया फर्स्ट प्रावधान। और जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, जिसमें 6 मेंबर्स थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन मेंबरों को नियुक्त किया गया था। तो इनकी सैलरी जो है वो भारत के राजस्व से जाएगी। अब देखो भारत की लूट का इन्होंने एक नया जो है वो एक प्रावधान ढूंढ लिया है कि हम भारत को और कैसे लूटें, जहाँ यहाँ से और धन कैसे कमाएं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था थी वो बनाई तो बेसिकली इसलिए गई थी कि जो ब्रिटिश कंपनी है भारत में उसको रेगुलेट करने के लिए, कि उसके थोड़ा कंट्रोल हो जाए, उसके जो राजनीतिक कार्य हैं वो उनसे अलग कर दिए जाएं। लेकिन इसका भारत को तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, लेकिन इसकी सैलरी जो है वो 1919 तक जो है वो भारत से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे जो है दी जाएगी। तो ये भी एक भारत के लोगों पे एक भार पड़ गया कि वहाँ की सैलरी भी अब भारत के लोगों को ही देनी है। जो टैक्स देंगे लोग यहाँ के किसानों से लेंगे, जहाँ भारतीय व्यापारी हैं, जो कारीगर हैं, उनसे जो भी टैक्स इकट्ठा करेंगे उसमें से इनकी सैलरी जो है वो जाएगी। ये हो गया दूसरा प्रावधान कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं उनकी सैलरी भारत से जाएगी। तीसरा प्रावधान इन्होंने ये किया कि जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, मतलब जो ब्रिटेन के व्यापारी हैं और जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के एम्प्लॉयर या कर्मचारी हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है लाइसेंस दिया जाता था भारत में व्यापार करने के लिए। इसके अलावा अभी तक किसी को भी कोई लाइसेंस वगैरह नहीं दिया जा रहा। तो तीसरा प्रावधान यही था कि अभी तक सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों को और कंपनी के कर्मचारियों को ही जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा कि वो भारत में व्यापार कर दिए जाएं। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो भी भारत में कानून बनते थे, जो ये कार्यकारी परिषद बनाती थी गवर्नर जनरल की, उसका जो भी व्याख्या करनी थी वो सभी जो है न्यायालय को उसकी शक्ति दे देगी कि जो न्यायालय है या कोर्ट है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो न्यायालय को इसके जो कानून है उसकी व्याख्या करने का अधिकार दे दिया। सभी कानूनों की व्याख्या कौन करेगी? जो न्यायालय है। तो ये हमारा हो गया 1793 का एक्ट, जिसमें हमने 3 प्रावधान मेन देखे हैं। पहला तो ये है कि जो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति दी गई थी वो तो एक ख़त्म कर दी। दूसरा हमने देखा कि जो सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी हैं और जो ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी हैं उनको ही लाइसेंस दिया गया भारत में व्यापार करने का। तीसरा हमने देखा कि जो भी कानून बनते हैं यहाँ पर, जहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रहा है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं, उन सब की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को। तो ये हमारे हो गए 2 एक्ट। अब हम तीसरा एक्ट देखते हैं जो है 1813 का एक्ट। अब इसमें काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे। 1813 का एक्ट जैसे हमने देखा था कि सारे एक्ट लाने का मेन मकसद ही यही था कि जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी पावर को कंट्रोल करना। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सच में कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे 1813 का एक्ट, पहले तो 1793 के एक्ट में ये हुआ कि सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी ही यहाँ पर व्यापार करने आ सकते हैं, लेकिन 1813 में क्या किया कि जो यूरोप के
सभी देश हैं। यूरोप के व्यापारी ब्रिटिश व्यापारी तो आएंगे, साथ में जो यूरोप के दूसरे देश हैं उनके व्यापारियों को भी यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया, लेकिन विद लाइसेंस के साथ। अभी बिल्कुल फ्री जो व्यापार है वो नहीं हुआ, आगे वो भी हो जाएगा, लेकिन 1813 तक यही प्रावधान था कि लाइसेंस उनको भी मिल गया। पहले सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी आ सकते थे, अब यूरोप के अलग जो दूसरे देश हैं उनको भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस है वो मिलने लगा। फर्स्ट प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा प्रावधान ये हुआ कि जो ईसाई मिशनरियाँ इधर आती थी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, पहले उनको भी यहाँ परमिट नहीं था कि इधर आके अपना जो प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन 1813 में क्या किया कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उनको भी लाइसेंस दे दिया कि आप यहाँ पर आके अपनी संस्था खोल सकते हैं और ईसाई धर्म का भारत में प्रसार कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान ये हो गया। तीसरा प्रावधान जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका पहले हमने देखा था कि इसको पूरे भारत के व्यापार के साथ एकाधिकार कायम था, लेकिन 1813 में क्या हुआ कि इनका एकाधिकार छीन लिया गया। अब सिर्फ ये ही जो है व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पे सिर्फ एकाधिकार कायम रहा, बाकी सारा जो व्यापार है वो दूसरे व्यापारी भी कर सकते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है कि जैसे चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी दूसरी कंपनियां इन दोनों जो विषय हैं इन पे व्यापार नहीं करेगी। तो ये दो उनको अभी भी शक्तियां रहने दी कि इतनी जल्दी उनसे पावर नहीं छीनी कि चलो ये दो विषय आपको देते हैं, इन पे आप एकाधिकार कायम रखो, इनके साथ आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं किया जाएगा, आप ही इनके साथ व्यापार करो। एक तो चीन के साथ, एक जो भारत से चाय का व्यापार हो रहा था उस पर अभी भी इनको एकाधिकार दिया। बाकी जो भी बाकी व्यापार था, मसाले थे, कपड़े थे, मोती थे, XYZ जितनी भी चीज़ें भारत से या उधर से इधर आ रही थी उन पे एकाधिकार कंपनी का ख़त्म कर दिया। और लेकिन अगले 20 वर्षों तक जो भारत से राजस्व इकट्ठा करते थे, मतलब टैक्स इकट्ठा करते थे, उसका अभी भी एकाधिकार कंपनी के पास ही रहने दिया। इसका मेन कारण पता क्या था? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो कब से आई हुई थी, 1600 के आसपास, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं 1813 की, मतलब 200 साल हो गए उनको इधर आए हुए, तो उनको पूरा भारत का पता था कि हाँ यहाँ पर ऐसे लोगों को डील करना है, कैसे इनसे कौन कैसा, मतलब इनके साथ हमने कोई बंदोबस्त करना है, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, स्थाई बंदोबस्त था, महालवाड़ी बंदोबस्त था, तो ऐसे टैक्स इकट्ठा करना है। तो इन सब के जो एक्सपीरियंस था वो कंपनी को था। अब जो ब्रिटिश जो यूरोप के व्यापारी आ रहे हैं या उधर के कर्मचारी आ रहे हैं, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो बैठते तो इंग्लैंड में ही थे, तो उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ब्रिटिश जो सरकार है वो काफ़ी चालाक है कि इतनी जल्दी इनसे छीन ना लें कि जो पूरा साम्राज्य इन्होंने बनाया हुआ है, उनको धीरे धीरे हथियाने के लिए इन्होंने ऐसा करना किया कि चलो अभी हम ना आपको 20 वर्षों तक देते हैं कि आप यहाँ से जो टैक्स वगैरह है वो इकट्ठा कर लो, ताकि जो हमारे अब कर्मचारी नए आ रहे हैं वो भी इनके साथ रह के सीखें कि हमने आगे कैसे काम करना है। तो धीरे धीरे इनसे पावर ली एकदम। अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो इनसे छोटी सी कंपनी थी एक, जैसे अब हमारे भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कुछ भी कर सकती है सरकार, अगर किसी से कोई पावर छीननी हो तो छीन सकती है। तो लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है इन्होंने एक्सपीरियंस वहाँ जाके गेन किया हुआ है, लोगों से मिले हैं, लोगों की मेंटालिटी जानते हैं, कैसे उनमें फूट डालो राज करो वाली नीति तो अंग्रेज शुरू से ही अपनाते आ रहे थे। तो ये हमें सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश कंपनी से एकदम से पावर नहीं छीन ली, बल्कि धीरे धीरे उनसे थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आगे उनसे पावर जो है फिर एकदम से उनसे ले ली। तो 20 वर्षों तक उनको बोल दिया कि आप अभी भी जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं, आपको ये पावर हम देते हैं। तो एक तो ये प्रावधान हो गया।
और एक हो गया कि जो स्थानीय सरकारें थी, लोकल गवर्नमेंट, जैसे एक तो हमने बंगाल देखा, दूसरी थी मद्रास और बम्बई। वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको भी टैक्स लगाने का राइट दे दिया गया कि आप भी अपने काम करने के लिए वहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं। जैसे पहले सारा जो टैक्स था वो बंगाल की सरकार लगाती थी, गवर्नर जनरल के अंडर था। अब इनको भी दे दिया गया कि हाँ, आप भी थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो लगा सकते हैं। वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की या जो शहरों में सरकार थी उनको भी टैक्स लगाने का राइट मिल गया। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये प्रावधान हुआ कि भारतीयों की शिक्षा के लिए। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का दोगलापन देखना कितना इन्होंने किया कि जैसे हमने देखा कि तब तक काफ़ी भारतीय पढ़ लिख चुके थे, तो उन्होंने भी थोड़ा विरोध करना शुरू कर दिया गया कि आप इंग्लैंड में तो इतना अच्छा अपने शासन करते हैं, तो इंडिया में आप ऐसा करते हैं, भारतीयों को कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं कर रहे। तो उसके प्रेशर में आके इन्होंने क्या कर दिया कि 1 लाख रुपए की राशि जो है वो शिक्षा पर खर्च करने की बात की कि हम जो है 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। पर पता क्या है, 1833 का एक्ट, हम जैसे कल पढ़ेंगे 1833 का एक्ट, तब तक इन्होंने 20 वर्षों तक 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं किया। तो देखिए आप कितना सोचते थे, ये भारतीयों के लिए दिखाने के लिए बोल दिया कि हाँ, हम भारतीयों को शिक्षा देंगे, 1 लाख रुपया अलग से रखा हुआ है। तो उस पर बाद में विवाद चल गया। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दी जाएगी या भारतीय भाषाओं में दी जाएगी, इधर का लिटरेचर पढ़ाया जाएगा या ब्रिटेन का लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। जो इधर की भाषाओं का थोड़ा सम्मान करते थे कि हाँ, जो इंडिया का कल्चर है वो अच्छा है, तो इधर का कल्चर ही पढ़ाना चाहिए, इधर की शिक्षा ही देनी चाहिए। वो बोलते थे कि हाँ, हम प्राच्य शिक्षा देंगे। इनको बोलते थे प्राच्यवादी, जो इधर की भाषाओं और इधर की संस्कृति का सम्मान करते थे। तो जो बोलते थे कि नहीं, इंडिया जो है वो सभ्य नहीं है, इधर के लोग तो जो है वो सांप बिच्छू पकड़ने वाले लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो इधर के लोगों को कुछ पता नहीं है। तो हमारी जो ब्रिटेन की संस्कृति है ना, वो ही सबसे बेस्ट है, वो ही हम इधर लागू करेंगे, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे और जो ब्रिटेन का लिटरेचर है या सारी शिक्षा, साइंस वगैरह सारी हम वो ही देंगे, इधर वाली शिक्षा हम नहीं देंगे। ठीक है, तो उनको बोलते थे आंगलवादी, जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान करना चाहते थे। ये जो है 20 वर्षों तक इनका कलेश चलता रहा कि कौन सी शिक्षा देनी है, कोई सहमति नहीं बनी। फिर 1833 में जो था हमारा लॉर्ड मैकाले था, विधि मंत्री था 1833 में, फिर उसने एक शिक्षा विभाग कायम किया जिसमें फैसला हुआ कि जो इधर भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी वो तो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी और ब्रिटिश तर्ज के अनुसार ही शिक्षा दी जाएगी, भारतीय भाषाओं में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो कल की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि कल हम 1833 का एक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएंगी। तो उसमें एक 1829 में जो सती प्रथा का ख़त्म करने का एक्ट आया था, उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपको वो स्टोरी सुननी है तो ज़रूर कमेंट करके बता दें, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री का टच भी ले लूँगी, नहीं तो फिर हम 1833 के एक्ट से ही शुरू करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।